जी हाँ, पाकिस्तान में क्या हिंदू होना गुनाह है? क्या मुसलमान ना होना कोई क्राइम है क्या? जो तमाम कहानियां हम आपके सामने आज पाकिस्तान से रख रहे हैं, उन्हें देखकर सुनकर दिल दहल जाता है। ब्रेक से पहले आपने देखा पाकिस्तान में हिंदुओं पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। आपने पीड़ित लड़की चंदा की मां की गुहार सुनी, अपने पाकिस्तान में मानवाधिकार पर काम कर रहे लोगों की बातें सुनी। इनको सुनकर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आखिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए की जरूरत क्यों है। तो यह एक बहुत अहम सवाल है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हिंदुस्तान में क्यों लाया गया? हमारे पड़ोसी मुस्लिम मुल्कों में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ कैसे जुल्म सितम हो रहे हैं, अत्याचार ढाए जा रहे हैं, उसे देखते हुए ही लाया गया। हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है पाकिस्तान, ये तय बात है। पाक मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट की जो अहम फाइंडिंग्स हैं, वो आपके सामने हैं। हिंदुओं से दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, लड़कियों का अपहरण के बाद रेप होता है, धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। कराची में इस तरह की घटनाएं बेहद आम हो गई है। कराची जैसे शहर में भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक डर के साए में है, गरीबी की हालत में जी रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, और जिन लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, उनमें से ज्यादातर हिंदू हैं। ये मानवाधिकार आयोग भी पाकिस्तान का मान रहा है। अब कुछ और अहम जानकारियां हम आपके सामने रख रहे हैं। हिंदू शरणार्थियों के लिए सीएए जरूरी क्यों है, यह जरा समझिए। पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हो रहा है। हिंदू लगातार कम होते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारे पड़ोसी मुल्क में। आजादी के बाद से लाखों हिंदू शरणार्थी भारत आए और उनमें से कई लोग इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए शरणार्थी भी शामिल हैं। वहां पर भी हालात कितने बदतर हैं, यह हम और आप जानते हैं। शरणार्थी होने की वजह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो भी उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। इन मूलभूत सुविधाओं से भी वो वंचित हैं। ऐसे में सीएए लाया गया। सीएए का उद्देश्य भारत आए शरणार्थियों की रक्षा करना है, उनके इंसानी हकों हुकूक बरकरार रहें, यह सुनिश्चित करना इसका मकसद है। 6 धर्मों के शरणार्थियों का नागरिकता लेना इसके जरिए आसान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर कई बार आवाज उठाई है। शाह ने कहा कि 1947 से ही पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? सुनिए। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे। आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहां जाएंगे ये लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए? तो सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह को। सीएए क्यों लाया गया? अब इस सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त आरजू कासमी जुड़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी सारी कहानियां और वहां पर जिस तरह से माइनॉरिटीज पर जुल्म हो रहे हैं, हमने आपको दिखाई। आरजू हमारे साथ मौजूद है, वहां से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफी हैं। आरजू, क्या सबसे बड़ी वजह आप मानती हैं माइनॉरिटीज के साथ ऐसा सलूक जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसके बाद उसको देखते हुए जो यहां पर सीएए लाया गया है, तमाम मुस्लिम मुल्कों में जो माइनॉरिटीज के साथ सलूक हो रहा है उसे देखते हुए, लेकिन पाकिस्तान की यह हालत क्यों है और माइनॉरिटीज के साथ ऐसा सलूक क्यों? इस सवाल का क्या जवाब है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जो हमने 2 नेशन थ्योरी के ऊपर पाकिस्तान बनाया और कहा कि जी ये मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री होनी चाहिए, हाँ। और उसको लेकर फिर टेक्स्ट बुक्स जो हमारी हैं, हमारे जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, उसमें किसी भी दूसरे रिलीजन के बारे में गलत सलत लिखा हुआ है, उनके खिलाफ नफरत पढ़ाई जा रही है स्टूडेंट्स को, तो फिर यही होगा जो हो रहा है हमारे यहाँ। कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप अपने छोटे छोटे बच्चों को ये बताएंगे कि आपने किसी और रिलीजन के साथ नहीं बैठना है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो हिंदू हो,
तो फिर यही कुछ हमें देखने को मिलेगा। मैं तो खुद ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ जहाँ पर हर रिलीजन के बच्चे हुआ करते थे, और मुझे आज भी याद है, मैं अपनी जो मेरी हिंदू फ्रेंड थी उसके घर गई एक और मुस्लिम फ्रेंड के साथ, तो वो उसके कुछ खा नहीं रही थी कि नहीं इसके घर में मुझे कुछ खाना नहीं है। तो मैंने कहा फिर तुम आई क्यों हो यहाँ पर? उनकी इंसल्ट हो रही है कि वो ला के रख रहे हैं और आप खा नहीं रही हैं। तो जो अगर आप घर में आपको ये तरबियत मिलेगी, घर में आपको ये एजुकेशन यही दी जाएगी, तो जाहिर है स्टूडेंट्स बच्चे जो होंगे वो बड़े होके इसी किस्म का रवैया रखेंगे, बैठेंगे नहीं, किसी के साथ बात नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई फेस्टिवल शेयर नहीं करेंगे। इस वजह से पाकिस्तान की ये हालत है। अब हम जाहिर है कि हर तरफ से जब प्रेशर आता है हमें भारत से और हर जगह से, तो हम दिखाने के लिए कर देते हैं कि जी यहाँ पर होली मनाई जा रही है, यहाँ पे कोई और फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन असल में क्या हो रहा है वो तो आप मेरा व्हाट्सएप देख सकते हैं। उसमें कितने ही हिंदू फैमिलीज हैं जो मुझे मैसेजेस करती रहती हैं कि जी अब हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, किसी की बहन को ले गए, किसी की बेटी को ले गए, किसी को तंग किया जा रहा है, किसी की जमीन पे कब्जा किया। अनफॉर्चुनेटली मुझे पाकिस्तान से बैठ के ये बातें करनी पड़ रही है, मुझे करनी नहीं चाहिए यहाँ के हिसाब से, लेकिन जाहिर है अगर ये आवाज नहीं उठाई जाएगी तो यहाँ कुछ भी ठीक होने नहीं जाएगा। हमें बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है। सही बात है। सच को सच कहने वाले ऐसे हिम्मतवर लोग बहुत कम हैं आरजू, आपकी तरह जो पाकिस्तान में रहकर भी सच को ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं बल्कि मानते हैं कि खामियां गलतियां पाकिस्तान में कहां हो रही हैं। शिवम त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। आपका स्वागत है शिवम। और जो पाकिस्तान की कहानियां हमने अपने दर्शकों के सामने रखी हैं और आरजू भी जिस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं, उससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सीएए की कितनी जरूरत थी हमारे देश में और हमारे पड़ोसी मुल्कों में कैसा सलूक हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ। क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ठीक है आप अपने देश में राजनीति करते हैं, ठीक है आप अपने देश में माइनॉरिटीज की राजनीति करते हैं, ठीक है आप अपने देश में सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, कोई बात नहीं करिए, लेकिन इतनी भी नफरत दुनिया में कहीं भी रह रहे हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध इन सब से नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जिन कंट्रीज में जो हाल ये हुआ, जिस वजह से हम सीएए लेकर आए, अगर उसके तहत वहां पर हो रहे माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार को कर्ब करने के लिए इस सरकार ने सीएए लाने की बात कही और सीएए लेकर आए, उस पर इतना हो हल्ला करने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं, किस तरह की स्थितियां हैं हम सब जानते हैं। डेटा से हम नहीं भाग सकते, सिचुएशन से हम नहीं भाग सकते, स्थितियों से हम नहीं भाग सकते। आए दिन की स्थिति यह है, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की मां को अगर कोई उठाकर ले जाएगा या फिर खुलेआम गोली मार देगा, इसका दर्द अगर आज भी कांग्रेस नहीं समझती है, आज भी इंडिया अलायंस नहीं समझता है, माफ कीजिए, इससे ज्यादा वोट की पराकाष्ठा हो नहीं सकती। ठीक है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और इस चर्चा में एक तरह से इंडिया गठबंधन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? माइनॉरिटीज के साथ कैसा सलूक हो रहा है ये तो हमारे सामने, और ये तमाम लोग जो आज अपने सामने आप टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में बैठे देख रहे हैं, ये सब पाकिस्तान से सताए हुए यहां पर आए शरणार्थी हैं। क्या आपको लगता है कि जो स्टेटमेंट सीएए को लेकर पास किए गए वो गलत थे? सोचने की और ज्यादा जरूरत थी, समस्या को देखने की जरूरत थी, तो शायद सब कुछ आसान हो जाता। भारतवर्ष के चैनल पर जो भारत देश है, भारत देश का अपना एक नज़रिया है हर चीज़ को देखने का, और भारत का संविधान सारी चीज़ों को समाहित करके देखता है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति में है हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। ये देश गंगा जमुनी तहजीब से चलता है और उसी के हिफाजत के लिए इस देश में संविधान दिया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करने की बात करती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि इस देश को तोड़ा जाए, इस देश में पिछड़ों के हक को छीना जाए, दलितों के हक को छीना जाए, माइनॉरिटी के हक को छीना जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की असल नीति है जो जनता के सामने लाकर रखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाई नहीं देता कि इसी देश में गुजरात स्टेट में 41,000 महिलाएं गायब हो जाती हैं। बहुत ही हास्यास्पद होता है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी महिला सम्मान की बात करते हैं। जिस प्रदेश के गृह मंत्री हों, जिस प्रदेश के प्रधानमंत्री हों इस देश में, उसी प्रदेश में 41,000 महिलाएं, सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, गायब हो गई। तो महिला का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ना कभी करती थी, ना कभी करेगी, ना धर्म का सम्मान करती थी, ना कभी करेगी। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जब भी चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की राजनीति को लेकर आते हैं। मुझे बताइए मणिपुर में बेटियों के साथ क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती है। चुनावी राजनीति बीच में हावी हो गई, मुद्दे को आपने दरकिनार कर दिया। धर्मेंद्र जी, यहां पर किस मुद्दे की बात हो रही है, आप कहां का जिक्र करने लगे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आरजू ने जिन बातों का जिक्र किया, रशीदी साहब एक छोटी सी टिप्पणी में आपकी चाहूंगा। उन्होंने पूरी सोच को चंद वक्तव्यों में, चंद वाक्यों में बिल्कुल क्लियर कर दिया पाकिस्तान के लोगों की।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बैठकर बात करता हूँ मैं यहाँ, तो फिर वही बात आती है कि साहब रहते हिंदुस्तान में वो बात करते हो पाकिस्तान की, तो हम उस बात पे नहीं जाना चाहते। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, इस देश में जो हमारी सरकार है, अभी तक ये चुनाव बड़ा शांति के साथ चल रहा था। जब से मोदी जी ने ये बयान दिया कि मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि माइनॉरिटी का अधिकार है सारी चीजों पर, उसके बाद से फिर अरे भाई, आरजू ने जो कहा, रशीदी साहब, आरजू ने जो कहा, आरजू कह रही है वहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चों को पढ़ाया ही यही जा रहा है। नफरत जो है वो उनके जहन में डाली जा रही है किताबों के जरिए। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये नफरत का बाजार तो यहाँ भी गर्म है। सिर्फ पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं आप? यहाँ तो नेता मंचों से खड़े होकर कहते हैं, रशीदी साहब, बहुत मंचों से कहते हैं खड़े होकर। मिट्ठू हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि धर्मांतरण के सेंटर्स कहां-कहां चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और मौलाना मियां मिट्ठू इस वक्त पाकिस्तान के सिंध से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मौलाना साहब, क्या कहेंगे? एक के बाद एक तमाम ऐसी कहानियां, तमाम ऐसी स्टोरीज जिसमें हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है और जबरन उन्हें इस्लाम कबूल कराया जाता है। यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जहां तक मैं आपके बारे में जानता हूं, 1000 से ज्यादा लड़कियों का कन्वर्जन तो आप खुद करा चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारी बातें गलत है। आप आए यहाँ पर मेरे पास आके बैठे, देखें कि कितने मुसलमान हुए, क्यों हुई है। हमने कहा किसको जबरदस्ती लिया है या वो आ गए हमारे पास? एक मिसाल तो दे ना, कम से कम एक मिसाल दे के फला लड़की को मैंने जबरदस्ती मुसलमान कराया है, तो फिर उसका मैं जवाब दूं। जब जो भी आता है बात तो अगवा तो इल्जाम तो लगता है, लेकिन साबित तो कोई नहीं कर सकता। एक लड़की को इल्जाम तो आप बताए तो सही, साबित तो करे ना कि फला लड़की को अब मैंने जबरदस्ती मुसलमान कराया। ये तो खामखा ऐसे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। ये उनके प्रोपेगेंडा है, गलत प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं खामखा। मौलाना साहब, तो हजारों मुसलमान हो। मौलाना साहब, क्या उन हिंदू लड़कियों की आप आवाज बनने को तैयार हैं? प्रिया के साथ जो कुछ हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? चंदा के साथ जो कुछ हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? तमाम ऐसी लड़कियां हैं जिनको जबरन, जिनका धर्म बदलवा दिया जाता है, मजहब बदलवा दिया जाता है, और फिर आकर आप जैसे मौलाना यही टीवी पर कहते हैं कि भाई वो अपने से आ गए, अपने से उनको अपना धर्म बदलना था, अचानक से उनका दिल किया, वो आई, हमने धर्म बदलवा दिया, मजहब बदलवा दिया। दलील तो यही दी जाती है। एक मिसाल तो दे, किस लड़कियों को मैंने अपनी जात की बात करता हूँ, किस लड़कियों को मैंने जबरदस्ती मुसलमान कराया? एक मिसाल तो देना। यहाँ आए, इंक्वायरी करे, जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या आपके जज आए या आपके कोई भी एंकर आए, यहाँ पर साबित तो करे ना कम से कम कि मैं फलां लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान किया है। अच्छा, आपने 1000 से ज्यादा लड़कियों का कन्वर्जन कराया। मैंने खुद आपका इंटरव्यू किया था 1-2 साल पहले, उसमें आपने खुद ये माना था। अब तो ये आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो गया होगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, उसमें से, इन 1000 लड़कियों में से कितनी ऐसी थी जिन्होंने खुद से ये कहा कि नहीं नहीं हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, और कितनी लड़कियों ने जबरन इस्लाम कबूल करवाया आपने? कितनी लड़कियों को? एक लड़की को भी इस्लाम जबरन कबूल नहीं किया, सब खुद आई हैं। हमने किसी को लेने गए नहीं गए ना कोई। हम पहले भी मुसलमान ज्यादा हैं, ये तो नहीं कि अब लड़े आएंगे तो अब 2 थे अब 4 हो जाएंगे। अरे भाई, तो सब आप ऐसी बात नहीं है। ऐसी तमाम हिंदू लड़कियां आपके पास क्यों आती हैं, और उसके बाद उनके फैमिली वाले, परिवार वाले परेशान होते हैं कि भाई जबरन हमारी लड़कियों को मुसलमान किया जा रहा है? भाई, जो मुसलमान होना चाहती है तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बोले हम करेंगे। हाँ, और नाबालिग बच्चियों को भी, नाबालिग बच्चियों को का भी आप धर्म बदलवा देंगे? भाई, नाबालिग बच्चियों, इस्लाम में कोई रुकावट नहीं है, उसकी शादी के लिए पाबंदी है, कानूनी है, वो नहीं कराते हम। जो कानून कहता है उसके हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। कानून के खिलाफ तो कोई बात नहीं करते हम। नाबालिग लड़की किसी के हमने शादी नहीं कराई। मुसलमान के लिए तो कोई शर्त नहीं है कि नाबालिग हो या बालिग हो। ठीक है, ठीक है मियां मिट्ठू, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन हो क्या रहा है और पेश किया कैसे जा रहा है इस पूरे प्रकरण को, वो हमारे दर्शक समझें, इसलिए कुछ आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पाकिस्तान में घटती हिंदू आबादी कैसे घटती जा रही है? पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी आप देखिए, साल 1951 में 13%, और साल 2022 में यह घटकर आंकड़ा कहां पर आ गया है? 1.2%। सिर्फ 1.2% हिंदू बचे हैं।
1951 से 98 हर साल करीब 60,000 हिंदू गायब। इस तरह से उनके साथ आप सलूक कर रहे हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए, अपने हको हुकूक बचाने के लिए दूसरे देशों में ही शरण लेंगे, जैसे इतने सारे शरणार्थी हमारे सामने बैठे हैं। 1965 से 2024 तकरीबन 1.5 लाख हिंदुओं का भारत में पलायन हुआ। 65 से 24 में 1.5 लाख हिंदू पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गए। आजादी से अब तक धर्मांतरण गैंग ने लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। यह भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हिंदुओं की आबादी आज इतनी कम नजर आती है। धर्मांतरण गैंग ने क्या हाल किया है जरा देखिए। पाकिस्तान में घटती ईसाई आबादी 1947 में 3% और 2022 में यह घटकर 1% तक आ गई। सेंटर ऑफ पीस एंड जस्टिस पाकिस्तान के ये आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं। अब आप देखिए जो सिख आबादी का आंकड़ा है वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जरा सिख आबादी का आंकड़ा अगर हमारे पास है, ये देखिए 1947 में 20 लाख और 2024 में 74,130। पाकिस्तान में घटती हिंदू और सिख आबादी के ये आंकड़े पाकिस्तान की कहानी बयां कर रहे हैं। हमारे साथ शायन अली भी मौजूद हैं और मिट्ठू मियां भी मौजूद हैं जिन पर धर्मांतरण के इतने आरोप लगे हैं। हजारों लड़कियों का ये कन्वर्जन अब तक करा चुके हैं। शायन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका असली मुल्क जो है वो पाकिस्तान है, लेकिन आप पाकिस्तान में रह ना सके, आपके साथ वहां पर ऐसा सलूक किया गया। पाकिस्तान के हुक्मरानों की और मिट्ठू मियां जैसे मौलानाओं की जो हरकतें थीं उसके बारे में आज हमारे शो में कुछ कहना चाहेंगे? और जहां तक मुझे पता है आप शायद अमेरिका में रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, अमेरिका में मैं रह रहा हूँ। और आपने कहा कि पाकिस्तान मेरा कंट्री है, मेरा कंट्री बिल्कुल नहीं है। मैं पाकिस्तान को खैर एक कंट्री भी नहीं मानता, वो तो मैंने पूरा पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ। लेकिन देखिए सिंध के अंदर जो हिंदूज के साथ हो रहा है, हम ये तो बोल रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए मियां मिट्ठू जैसे लोगों पर, हम ये सब तो बातें करते हैं, लेकिन हम इसकी असल प्रॉब्लम नहीं देखते। जब इंडिया के नेशनल एंथम में सिंध का नाम आता है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो सिंध पाकिस्तान के अंदर अब तक कर क्या रहा है? मुझे तो सबसे पहले ये इस बात का कोई जवाब दे। जब सिंध वॉज अ लैंड ऑफ सनातन, और अभी देखें कि हिंदुइज्म, जो हिंदू जो रह रहे हैं सिंध के अंदर, उनके साथ क्या हो रहा है। सिंध एक बहुत ही हिंदुइज्म के लिए बहुत ही होली जगह है, लेकिन फिर भी हमारे साथ जो है वो ये सब हो रहा है। अब जहां तक बात रही ये जो सिंधी हिंदूज के साथ मियां मिट्ठू और ये सब जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है मियां मिट्ठू इतने झूठे हैं। ये मुझे सिंधी हिंदू जो लीडर्स हैं वहां के, वो मुझे बताते हैं कि ये जो इंसान आपकी जो टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, ये उनको पैसे देते हैं कि भाई तुम ये जो हम लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं इसका तुम बोलना नहीं और पूरी दुनिया के सामने ये आके बताना कि हिंदूज बड़े सेफ हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर एक पूरी माइनॉरिटी की सीट्स होती हैं जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आईएसआई उनको जो है वो पे करती है ये बोलने के लिए कि भाई हमारी जो मियां मिट्ठू जैसे जो लोग हैं यहाँ पर जो इस तरह से सिंधी हिंदूज के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, इस पर कुछ नहीं बोलना, बल्कि पूरी इंटरनेशनली ये प्रोपेगेंडा करना कि हिंदूज जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सेफ है। मिट्ठू मियां जरा जवाब दे दीजिए, शायन अली जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, अब तक कितने पैसे मिले हैं आपको कन्वर्ट कराने के लिए तमाम लड़कियों को, और उनका आंकड़ा क्या है? अब तक कितनी लड़कियों को आप कन्वर्ट करा चुके हैं? भाई अब वहां से बैठ के बात करते हैं कि यहाँ सामने आके हकायक देखें उसके बाद बात करें। असल बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ से ढेरकी में, जहाँ मैं रहता हूँ ढेरकी में क्यों आ रहे हैं ज्यादातर, यहाँ तो आबादी हिंदुओं की बढ़ रही है। अगर यहाँ आपको तो मानेंगे नहीं, लेकिन आप इतना तो बता दीजिए अब तक कितनी लड़कियों को आप कन्वर्ट करा चुके हैं? भाई मेरी बात सुने तो आप काटते क्यों? बात का तकलीफ क्या हो रही है? मेरी बात यह है कि भाई यहाँ मेरे घर में हिंदू काम करते हैं, जो रात दिन वहाँ आते रहते हैं, घर में काम करते हैं, उनसे तो पूछे ना कि हमने किसी को जबरदस्ती घर करना तो इनको करे ना, हम जबरदस्ती, या डेरकी में जो रहते हैं उनको जबरदस्ती करे ना। ये ऐसे ही खामखा पाकिस्तान को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए इन्होंने ठेका लिया हुआ है। ये तो खामखा गलत बातें करके पाकिस्तान को और इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। राजकुमार शास्त्री जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पर? हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी मौजूद हैं और शायन अली तो अब अपना मजहब ही बदल चुके हैं, मुसलमान से वो हिंदू हो गए। जी एंकर महोदय, मैं अपनी बात ये कह रहा हूँ कि जिस समय भारत का विभाजन हुआ उस समय पाकिस्तान में मुसलमानों हिंदुओं की संख्या 23% थी, आज 1.5% हो गई है। भारत में मुसलमानों की संख्या कितनी कम थी, आज कितनी अधिक हो गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान में हिंदू सुखी नहीं है, स्वतंत्र नहीं है।
और भारत में हर हिंदू स्वतंत्र है, सुखी है, इसी कारण से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है। अब दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको अपनी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों में इस जो विस्तारवाद की नीति है, मैं इस्लाम धर्म की बात नहीं, मुस्लिम हिंदू की बात कर रहा हूँ, लेकिन भारत में जो हिंदू है इनकी सोच में है कि 1 या 2 संतान पैदा करें। आज देखिए लोकतंत्र का समय है, जिसका वोट ज्यादा होगा उसी का प्रधानमंत्री होगा, उसी का जो है प्रभुत्व रहेगा। ठीक है, इसलिए आज की स्थिति है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदू को भी इस बात को समझना चाहिए, अपनी वोट संख्या को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और नहीं आया कैसे ऐसी स्थिति आ जाएगी, समझा नहीं। मैं एक मिनट, शास्त्री जी मुझे शिवा काक्षी के पास जाना पड़ेगा। शिवा जी पाकिस्तान अल्पसंख्यक अधिकार संगठन के अध्यक्ष हैं। शिवा जी, यहाँ पर मिट्ठू मियां हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, जैसे आप हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई जो लोग आते हैं कि हमें इस्लाम कबूल करना है, उन्हें इस्लाम कबूल कराया जाता है, ये सच है क्या? देखें, मैं मिट्टू साहब से पहले भी इस्लामाबाद में हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ भी मैंने बात की थी, सारे हम साथ में थे। यहाँ मिट्टू साहब है गोट की तरफ और मिट्टू साहब की तरफ तरनजीत साहिबान है। पाकिस्तान में सिंध के अंदर ये 2 नाम आपको ज्यादा इसी कन्वर्जन में ज्यादा 2 नाम सुनाई आपको दिए होंगे। मैं सिर्फ मिट्टू साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी, मैं आपने बात अपनी मर्जी से आते हैं और मजहब तबलीग, चले मैं आपकी बात ये मान भी लूँ कि अपनी मर्जी से वो आते हैं, लेकिन कभी आपने उनसे पूछा है कि आप वो एक बच्ची है 12, 13, 14 साल की बच्ची, वो हिंदू कम्युनिटी में पैदा हुई, उसे अपने मजहब, हिंदू मजहब के बारे में पूरी मालूमात नहीं है, तो वो इस्लाम से कैसे मुतासिर हुई? कैसे वो मुतासिर हुआ, लड़का है लड़की, क्यों मुतासिर हुआ? आपने कभी उनसे पूछा कि इस्लाम के बारे में आप क्या जानते हैं, इस्लाम से, मजहब से आपने किस बात से आप मुतासिर हुए कि आप अपने कन्वर्ट हो रहे हैं? हालांकि हम अगर पुराना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जाएंगे, काफी मौलाना मेरे हैं दोस्त। बताइए मिट्टू मियां, पूछा कभी ये सवालात किए उन लोगों से जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो तो अपनी मर्जी से आए हैं? जी पूछता रहता हूँ, मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें। मैं जब भाई बात इनकी आवाज समझ में नहीं आ रही, मेरी इनकी आवाज कट रही है, मैं समझ नहीं रहा क्या बोल रहे। अरे भाई मिट्टू मियां, वो ये कह रहे हैं कि कभी उन लड़कियों से आपने ये सवाल पूछा, उन बच्चों से आपने सवाल पूछा जिनको आपने कन्वर्ट करा डाला कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और अचानक से वो इस्लाम को लेकर इतने मुतासिर कैसे हो गए? भाई बात ये है कि हम खाली उनको नहीं पूछा, उनके जो अजीज, उनके माँ बाप है, उनके पड़ोसी हैं जितने हैं, उनके पास बिठाते हैं, उनके साथ बात होती है, बल्कि उनकी बात सुनो, शिकायत कराते हैं। अरे बात करने तो दो ना यार, बात करने तो दो, क्या कर रहे हो? बात तो बता नहीं रहे आप। उनके माँ बाप तो शिकायत कराते हैं कि हमारे बच्चों को जबरन जाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। अब तक, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, अब तक कितने लोगों को आप कह रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे हैं ना, ये तो आपकी बात है ना। आप उनके माँ बाप से यहाँ पर आके पूछे, सबसे पूछे, हमने उनके 2-2, 4-4, 10-10 घंटे उनको दिया है, उनके हवाले किया है, भाई इनसे बात करो, वापस जाने हमें कोई जरूरत नहीं है। हम उनके सबको बुलाते हैं, पहले उनके माँ बाप को बुलाते। अब तक आपने कितनी लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया है? भाई मैंने, मेरे पास इस टाइम पर वो पूरा रिकॉर्ड नहीं है, मैं वो देख के बाद में बता सकता हूँ। अंदाजा बात ये है कि आप अंदाजे से बता दीजिए, अंदाजे से बता दीजिए। अंदाजे से मैं क्या बताऊं कि मैं आज से थोड़ा कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान से पहले हमारे दादा परदादा वो भी मुसलमान कर रहे थे, इस तरीके से। आप क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं शिवम? इनसे करीब 1.5 साल पहले मैंने बात की थी, तब इन्होंने 1000 से ज्यादा लड़कियों के बारे में बताया था कि अब तक को 1000 से ज्यादा लड़कियों को मैं कन्वर्ट करा चुका हूं, लेकिन आज कुछ बता नहीं रहा। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं। आप चोर से पूछ रहे हैं कितनी जगह चोरी की, कितना माल चुराया, और आप इतने सीधे समझ भी रहे हैं उनको कि वो आपको तुरंत ही बता देंगे सब कुछ। वो नहीं बताएंगे भाई। 1003 साल पहले थे तो इसका 3 गुना कर लीजिए। और मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ इतना ही अच्छा व्यवहार हो रहा है तो ये दिल्ली में मजनू का टीला के आसपास लोग अपनी जान बचाकर अपनी बेटियों के साथ, बच्चों के साथ क्यों आ रहे हैं? कोई अपनी जमीन छोड़कर नहीं आना चाहता, कोई अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहता। और एक मेरे बराबर में बैठे हुए रशीदी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो हिंदुस्तान की बात करूंगा, चुनाव चल रहा है, मैं क्यों करूंगा पाकिस्तान की बात? जब लड़ाई चल रही थी अभी पिछले दिनों, तब तो जबरदस्त बात कर रहे थे आप। जब इजराइल की लड़ाई चल रही थी, जब तो दिन रात यही टीवी 9 पर आकर बैठ के गाजा की ऐसे साथ लेते थे, गाजा की तारीफ ऐसे करते थे जैसे गाजा के ही नागरिक थे। आज बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि हिंदुओं का विषय है ना। देखिए साफ बात है,
मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं कि आरजू काज़मी वहां पर बैठकर इतनी बड़ी बात बोल पाते हैं, ये हर किसी के बस की नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हिंदुस्तान में रहने वाले विपक्षी, इनसे पूछा गया, ये समाजवादी वाले मेरे बराबर में बैठे हैं कि भाई सीएए से क्या दिक्कत था, जाति बिरादरी जातीय जनगणना पता नहीं क्या क्या ले आए। भाई ये जो लोग हमारे सामने बैठे हैं ना, ये कोई भी सरकार देखकर नहीं आए थे। अगर इस देश में, इस दुनिया में जहां पर भी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये हिंदुस्तान जी बताइए तो कौन उठाएगा? और अगर जिम्मेदारी उठाई गई धर्मेंद्र जी, लेकिन ये पाकिस्तान के मुसलमानों तक की भी नहीं, उनको भी लेकर मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट, अरे पॉलिटिकल, हाँ मुझे बोलने दीजिए, मुझे आपस में थोड़ा बात, उन्होंने मेरे ऊपर बात की है, मुझे बोलने दीजिए। ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा आप बताइए? अगर ये स्थिति है तो अगर हिंदुस्तान बड़ा दिल दिखाते हुए नागरिकता की बात कर रहा है, रिलीजियस परसिक्यूशन जिन लोगों के साथ इतने वर्षों से हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्कों में, तो और कौन निभाएगा ये जिम्मेदारी अगर हम नहीं निभाएंगे? मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान प्रेम, टीवी 9 भारतवर्ष पे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान पर शो करना, अरे इस देश में जो रहा उसको बताइए ना। जब पुलवामा पर हमला हुआ 50 किलो RDX लेके कैसे घुस गए बताइए? किसकी सरकार थी? डबल इंजन था, सिंगल इंजन था? आपको ये बताना पड़ेगा। जब इस देश मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, नंगा करके घुमाया जाता है, मुद्दे पर बात नहीं करेंगे धर्मेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी से बात बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो मियां मिट्ठू आपकी कहानी बहुत अच्छे से बयां कर रहे हैं, और जो तमाम लड़कियां गायब हैं जिनके बारे में पता नहीं चल पाया है, उनके परिवार वाले सारी कहानियां बता रहे हैं। पाकिस्तान में कैसा सलूक हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, ये बिल्कुल साफ हो जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी जो पीड़ित लड़कियां हैं उनके साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो, और उन शरणार्थियों को भी हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ मिले जो एक उम्मीद के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुए। और उनमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, हमारे इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सर। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस सरकार में गरीबी दूर नहीं हुई, 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ये कहा है राजनाथ सिंह।